हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट सेशन। इस वीडियो में हम लोग फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स बताने हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे ये ध्यान में रखना। देखो, जैसे अपना इंडियन पॉलिटी सिस्टम है, वो जो है वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, तो जो इंडिया में चलता है वही इस गवर्नमेंट में चल रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स देखो। सबसे पहला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आप ऐसे बोलोगे कि है ना मैम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हमने 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है। ये अमेरिका में है, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, उसका फीचर है ये। अरे बात समझ में, एक सेकेंड। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, तो वहाँ होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, तो वो किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट। बट ये सेम ही लोग लेजिस्लेचर का भी तो पार्ट है, राज्यसभा लोकसभा में भी बैठते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव के जो लोग होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है। तो इनमें फ्यूजन ऑफ पावर है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये वाला करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ पावर चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो, फर्स्ट गया हमारा, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पर फिर भी हम आगे वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास। ये है जो जैसे सिस्टम चलता आ रहा है वैसे ही है। डबल मेंबरशिप है डबल मेंबरशिप हमारे यहाँ पे, कि जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वही लेजिस्लेचर का पार्ट है। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ पावर भी है, और मेजोरिटी पार्टी रूल भी है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट आएगी, वही रूल करेगी। अरे बात समझ में, तो ये हो गया 2, 3 एंड 4, चारों ठीक है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द 2 ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना इंडिया में, वो इस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसा है नहीं है ना, फ्यूजन ऑफ पावर है। देखो, ये बार बार रिपीट होगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फ्यूजन ऑफ पावर है। ठीक है, क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर। ये हो गया फर्स्ट गया ना हमारा, तो सेकंड और थर्ड या तो ये दोनों ही होंगे या फिर दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी अनलाइक द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। नहीं, ये गलत है। हम ऊपर भी हमने एमसीक्यूज में किया था कि सॉवरेन मतलब क्या होता है, ये एकदम जो मन में आए वो करे। हमारा देश जो है वो सॉवरेन है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, पर पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंडेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल बना दे, उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। ठीक है, आज पार्लियामेंट के मन में वो आ रहा है, मन में आ रहा है कि भाई अब मैं नया रूल बनाऊंगा कि आज से कोई समोसा नहीं खा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता ना, ये नेचर नहीं है हमारे पार्लियामेंट का। ठीक है, सॉवरेन बॉडी नहीं है। ये ब्रिटेन में चलता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट खुला एकदम सॉवरेन है। पार्लियामेंट के ब्रिटेन ने जो कह दिया ना, वो कह दिया मतलब। ठीक है, वो लॉ, वो सॉवरेन बॉडी है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं, क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है रिटर्न वाला। अरे बात समझ में, तो ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन बॉडी किसका है? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ये है सॉवरेन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड गया, तो विच मीन्स हमारा आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। थर्ड भी गलत होगा। फिर देखते हैं थर्ड क्यों गलत है। बोथ द इंडियन स्टेट एंड द ब्रिटिश स्टेट हैव एन इलेक्टेड हेड। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है ना वो इलेक्टेड हेड है, ब्रिटिश में तो मोनार्कियल हेड है ना, किंग है वहाँ का हेड तो। अरे बात समझ, चाहे नॉमिनल हेड हो पर किंग है, मोनार्की है वहाँ पे, डेमोक्रेटिक मोनार्की है वहाँ पे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड है। जहाँ इलेक्टेड हेड होता है वो रिपब्लिक होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ब्रिटेन में क्या है? डेमोक्रेटिक मोनार्की, क्योंकि वहाँ पे किंग नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, तो हमारे तीनों गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे जहाँ में इंडिया का जो सिस्टम है और जो ब्रिटिश का सिस्टम है उसको कंपेयर करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ जो हमारे यहाँ होती है वहाँ वहाँ नहीं होती है, ऐसा करके। ठीक है, तो अब इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं। देखो, ब्रिटेन का अगर आप लोगों को इतना नहीं पता है तो इंडिया का तो आपको पता है ना, तो उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन, किंग और क्वीन, enjoys a hereditary position while the head of the state यानी प्रेसिडेंट इन इंडिया इज इलेक्टेड। बिल्कुल ठीक है,
हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट ही है और इलेक्टेड है। वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का किंग और क्वीन है, जो हेरिडेटरी पोजीशन है कि उनके पापा किंग है तो फिर उनका बेटा किंग बनेगा, ऐसे तो हेरिडेटरी पोजीशन होती है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये वाला भी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। अगर ये यहाँ कर देते ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो वो पीएम होता। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम। तो ये स्टेटमेंट को गलत किया जा सकता था, पर अब ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड देखते हैं, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटिश सिस्टम वाइल इंडियन पार्लियामेंट हैज़ लिमिटेड पावर्स ड्यू टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया मैंने आपको समोसे वाला एग्जाम्पल देके, ये रहा यहाँ पे कि पार्लियामेंट जो है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कहाँ का है, ब्रिटिश का। ब्रिटिश सिस्टम जो पार्लियामेंट है उनके, ब्रिटेन के पास जो पार्लियामेंट है वो बहुत सुप्रीम है, सॉवरेन बॉडी है, उनके अकॉर्डिंग काम होता है। बट इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें लिमिटेड पावर्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, एकदम लिमिटेड गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी पॉइंट ठीक है, एक सेकेंड, तो सेकेंड वाला भी ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, थर्ड देखते हैं। इन ब्रिटेन देयर इज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स वाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो है एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की, पर यहाँ पे नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, कोई भी एक्ट बन रहा है जैसे, ठीक है, कोई भी लॉ बना या कोई भी एक्ट बनाना, तो ब्रिटेन में ना सबको साइन करना होता है, उन पे सारे मिनिस्टर्स को, उन सबकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, ठीक है। पर इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई भी एक्ट बना वो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लीगल क्या होता है, कोई लीगल काम जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लीगली जो काम हो रहा है, अब उन्होंने एक्ट बनाया, सबने साइन किया, तो ब्रिटेन में तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पर इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ही गलत होगा फिर, तो यही बचा है, देखते हैं। बोथ द ब्रिटिश एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट, ठीक है। अब देखो शैडो कैबिनेट क्या होता है, देखो शैडो कैबिनेट वो कैबिनेट होता है जो अपोजिशन पार्टी बनाती है, ठीक है, मतलब ऐसा जिसका कोई लीगली कोई प्रोविजन नहीं है, बस ये एक अपोजिशन एक कैबिनेट बनाती है जो चेक करती है जो पार्टी पावर में है ना उनकी पॉलिसीज़ वगैरह को, ठीक है, तो वो शैडो कैबिनेट होता है। ऐसा इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने किचन कैबिनेट सुना होगा पर आपने शैडो कैबिनेट कभी नहीं सुना होगा। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो इंडिया की तो किचन कैबिनेट होता है, शैडो कैबिनेट इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ ब्रिटिश में है, मतलब ब्रिटेन में है, ठीक है। तो यही वाला सही है, मतलब ये पॉइंट गलत है ना, तो मैं सिर्फ गलत बताना था। तो ऐसा ब्रिटेन में चलता है, ये शैडो कैबिनेट का है ब्रिटेन में, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन में है शैडो कैबिनेट, इंडिया में नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोबेबली डू नॉट रिफ्लेक्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है, फेडरल फीचर नहीं होगा तो कौन सा होगा, यूनिटरी फीचर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि इनमें से यूनिटरी फीचर कौन सा है। अरे बात समझ में, चलो देखते हैं। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मेरे कहने का मतलब ये है कि डू नॉट रिफ्लेक्ट, अगर वो फेडरल नहीं है तो यूनिटरी होगा ना, तो कॉमन सेंस है कि अगर हमें इनमें से कौन सा बताना है फिर यूनिटरी फीचर बताना है। तो देखते हैं इनको, द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर इन द स्टेट्स कैन नॉट बी टैक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सेंटर की जो प्रॉपर्टी होगी ना, अगर किसी स्टेट में प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेंटर की, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर सकता है। और ये कौन सा फीचर है, ये यूनिटरी फीचर है, यानी पावर किसके पास है, सेंटर के पास। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं कि सेंटर के पास, अब देखो कोई पावरफुल बंदा होगा ना, उसी की प्रॉपर्टी टैक्स नहीं करते ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे टैक्स ले रहे हो, पुराने ज़माने की बात बता रही हूँ, और कोई बहुत ऐसे पावरफुल है, मतलब फिजिकली बहुत पावरफुल बंदा है, तो आप उससे टैक्स लेने से घबराओगे कि भाई नहीं ये तो ऐसे है, गुंडा वगैरह है, तो इससे टैक्स नहीं लेते हैं। तो मतलब मैं सेंटर को गुंडा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है ना उससे नहीं लेते हैं। तो सारी पावर सेंटर के हाथ में, कि सेंटर की जो ज़मीन है उसको भाई स्टेट टैक्स नहीं कर सकता, उसको तुम टैक्स नहीं करो, ठीक है। तो ये बात पॉइंट ठीक है, बिल्कुल ये यूनिटरी फीचर है, सेंटर के हाथ में पावर है, जहाँ सेंटर के पास पावर जाएगी वो यूनिटरी फीचर होगा, ठीक है। सेकेंड देखो, यूज़ माल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रीजन टू एनफोर्स द प्रेसिडेंट्स रूल। आपने बहुत ऐसे केसेस सुने होंगे, इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टेट्स में ना प्रेसिडेंट रूल ला दिया था, बहुत सारे स्टेट्स में लगाया था ये प्रेसिडेंट्स रूल इन्होंने, कि भाई जहाँ पे जो पार्टी या जो स्टेट उनकी बात नहीं मान रहे ना, तो वहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। किस बेसिस पे, कि वहाँ पे भाई माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अरे बात समझ में, तो ये वाला भी यूनिटरी फीचर है, सेंटर के हाथ में पावर है ना, कि भाई स्टेट की पूरा इसकी धज्जियाँ उड़ा दो, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियाँ उड़ा दो प्रेसिडेंट रूल लगा के। तो ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास। अगेन यूनिटरी फीचर, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिटरी फीचर है, तो ये हटा दो, ये हटा दो।
अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला, ये कर दिया ना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब देखते हैं, एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो जो प्रेसिडेंट होता है ना, इसके इलेक्शन के टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को बुलाते हैं, पर इसके इम्पीचमेंट में नहीं बुलाते हैं कि आप मत आओ, कष्ट मत करो आने का, हम लोग अपने आप हटा देंगे हमारे प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये अगेन यूनिटरी फीचर है, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट हटाता है। अरे बात समझ में। तो पावर किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर, और पार्लियामेंट के पास यानी सेंटर के पास। कौन सा फीचर हो गया? यूनिटरी फीचर। तो ये भी ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया 1 2 3 एंड 4। पर 4 देखते हैं फिर भी क्यों गलत है। द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू रिमूव जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये बात ठीक है, गवर्नर के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकता है। ठीक है, अब अगर प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगेन सेंटर के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है यानी यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर नहीं है। तो ये वाला भी यूनिटरी फीचर हो गया। अरे बात समझ में, तो हमारा आंसर आ गया डी। फिफ्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एडवांटेजेस बताने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, सबसे पहले बात मेरी ध्यान रखना एक चीज़ कि देखो, अगर हो सकता है कि 6 के 6 फीचर पार्लियामेंट के हों, ठीक है, 6 के 6 फीचर होंगे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, पर इसमें से ना कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा ना, उसको गलती से भी टिक मत करना। हो सकता है कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर हो, पर वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एडवांटेज बताना है, सिर्फ पॉजिटिव फीचर बताना है, नेगेटिव फीचर नहीं बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो एक वर्ड है ना, ये क्वेश्चन को चेंज कर सकता है पूरे को। सिर्फ एडवांटेज यानी पॉजिटिव चीज़ें। अब देखो, सबसे पहला क्या पॉइंट है? हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। है ये हार्मोनी? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो दोनों के मेंबर्स होते हैं। अरे बात समझ में। तो फर्स्ट तो ठीक है, और फर्स्ट इसने खुद ने सब में मेंशन किया हुआ है, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद में एक 6th भी है, इसने सब में मेंशन किया, यानी वाइड रिप्रेजेंटेशन। ये तो है ही भाई, सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखो और क्या चीज़ है इसमें? स्टेबल गवर्नमेंट। ऐसा है, स्टेबल गवर्नमेंट है। अरे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी ना, तो आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर पढ़ा होगा कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कभी भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं हम लोग, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, सरकार गिर जाती है। तो ये नहीं होता है, और बहुत बार अपनी सरकार गिरी भी है। तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। देखो एक चीज़ बताती हूँ आपको, हमने ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया, तो इसका एक फीचर होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जैसे वो है मिनिस्टर्स है तो उनसे क्वेश्चन पूछ पाते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी से। ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, जैसे अमेरिका और में है, तो वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी कम है। ठीक है, तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ याद रखना कि हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, और वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी कम है। तो ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स है। अब देखो, अब करते हैं इसको। तो ये तो था हमने देख लिया। सेकंड नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। याद देना, यहाँ पे हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेकंड नहीं होगा तो इसको हटा दो। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। अब देखो ये हमने, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। देखो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, ये देख रहे थे हम लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? एमेच्योर्स का मीनिंग वो होता है जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, नाम से प्रोनाउंसिएशन से देखो, इमेच्योर। ठीक है, मतलब वो प्रोफेशनल मैच्योर नहीं है अपने काम में, प्रोफेशनल नहीं होते हैं जो। ठीक है, हालांकि मैच्योर वाला वर्ड इसमें नहीं है, इमेच्योर है। ठीक है, एमेच्योर्स वो होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं किसी काम में। ठीक है, यानी सिर्फ शौक के लिए इस पोजीशन पे है, सिर्फ उनका शौक है, और वो प्रोफेशनल्स नहीं है। तो ये फीचर है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, कि भाई वो प्रोफेशनल लोग नहीं है। कोई भी नेता बन जाता है, चाहे 10th पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे नहीं हो। ठीक है, नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती है, कोई उनको अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी नेता बन जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी चला सकता है, उसके लिए प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ वोट्स चाहिए होते हैं। तो ये फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पर ये डीमेरिट है ना, ये नेगेटिव पॉइंट है। और मैंने क्या बताया था, सिर्फ ये एक चीज़ जो है ना, ये आपका आंसर चेंज कर देगी। अब आप ये टिक कर दोगे कि भाई ये बात ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स नहीं है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट ठीक करके आओगे, पर ये नहीं करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, नेगेटिव नहीं देखना है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है।
अब देखो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, ऐसा नहीं होता है ना, एक गवर्नमेंट आई, एक पॉलिसी चल रही है, दूसरी गवर्नमेंट आई, पॉलिसी चेंज कर देते हैं, तो ये पॉलिसीज़ तो कंटिन्यू नहीं रहती है ना, पॉलिसीज़ तो चेंज होती रहती है। तो ये वाला ठीक है, कोई आ रहा है तो महात्मा गांधी के नाम से पॉलिसी बना रहा है, फिर कोई आएगा तो स्वामी विवेकानंद के नाम से बना देगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चेंज करते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती है, नाम भी चेंज करते रहते हैं, बहुत बेस्ट चलती है इनकी इस मामले में। तो ये गलत हो गया। फिफ्थ देखो, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ये बात ठीक है, मतलब जो अपोजिशन है ना वो तैयार ही बैठा है गवर्नमेंट बनाने के लिए कि भाई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी है, अगर बाई चांस सरकार गिर रही है तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बैठी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन और अच्छे वे में बताएं तो मैं बताती हूँ आपको कि भाई जैसे कोई रूलिंग पार्टी है और वो मेजोरिटी गिर जाए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, और मेजोरिटी गिर गई, उसके बाद में जो अपोजिशन पार्टी है ना वो गवर्नमेंट बनाने आ जाती है, ठीक है, विच मीन्स कि अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है वो रेडी बैठी है बिना कोई फ्रेश इलेक्शन के, ठीक है, बिना फ्रेश इलेक्शन के अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी बैठी होती है। अगर सरकार गिर जाएगी ना तो अपोजिशन को गवर्नमेंट में आ जाएगा, वो अपोजिशन पावर में आ जाएगा, बिना फ्रेश इलेक्शन के अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी होती है। तो फिफ्थ पॉइंट तो है। अब 1, 5 और 6 यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट इज़ वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि जो पावर्स है वो डिवाइडेड है नेशनल गवर्नमेंट में और जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती है उनके बीच में। अब देखो आप यहाँ से रीजनल गवर्नमेंट इसको ऐसे मत समझ लेना कि रीजनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि ये म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज, ये नहीं, ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, तो फेडरल सिस्टम वो जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड है। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड देखो, द फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय अ वे ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ओनली। ये कह रहा है कि फेडरेशन सिर्फ तभी बनाई जा सकती है जब हम इंडिपेंडेंट स्टेट का इंटीग्रेशन करें, सिर्फ तभी उसी वे में करवा सकते हैं, फेडरेशन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ देखो यहाँ पे ओनली गलत हो गया, पर कुछ स्टेटमेंट्स में ना ओनली ठीक होता है, ठीक है। फेडरेशन 2 वे में बनती है, फेडरेशन 2 तरीके से बन सकती है। एक तो ये, पहला तो ये कि भाई इंटीग्रेशन से, दूसरा बाय डिसइंटीग्रेशन। आ रही है बात समझ में? तो ये 2 होती है। पहले केस में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आते हैं, जैसे यूएसए में, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट स्टेट थे, साथ में मिलकर उन्होंने क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स, ठीक है। तो सबने स्टेट्स ने साथ में मिलकर इंटीग्रेट हुए और उन्होंने यूएसए बनाया। तो ये फर्स्ट वाले तरीके से होता है। सेकेंड वाले तरीके से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा यूनिटरी स्टेट है और फिर वो फेडरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सबको, सारी प्रोविंस को अपनी अपनी वो होती है, जैसे कनाडा में है ये, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेट है और उसके जो पार्ट्स है वो डिसइंटीग्रेट है, अंदर डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे प्रोविंसेस बना रहे, ठीक है, ताकि रीजनल इंटरेस्ट प्रमोट कर सकें। तो वो होता है डिसइंटीग्रेशन के बेसिस पे फेडरेशन और इंटीग्रेशन के बेसिस पे फेडरेशन, ठीक है। तो ध्यान देना, ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, फेडरेशन वर्ड यूज़ किया है। फेडरेशन यानी एक एग्रीमेंट से जो गवर्नमेंट बनी है, और एग्रीमेंट कहाँ पे, हमारे इंडिया में नहीं है फेडरेशन, ठीक है, ये यूएसए में होता है। एग्रीमेंट से यूएसए में काम हुआ है, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे फेडरेशन नहीं है, ये चीज़ याद रखना। हमारे यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पर फेडरेशन नहीं है, इंडियन यूनियन, ठीक है। थर्ड देखो, द यूएसए, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये बात ठीक है, मैंने बोला था फेडरल गवर्नमेंट है पर इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन। देखो मैं समझाती हूँ आपको, ये कंफ्यूज हो रहे होगे आप। एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है कि जहाँ पे जो पावर्स है सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होती है, ये होता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरेशन क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे सारे स्टेट्स मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, केरला, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सब मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि भाई हम लोग आज से इंडियन यूनियन का पार्ट है। और कल को किसी स्टेट्स के मन में आ गया कि नहीं भाई हमें तो अलग होना है, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं ना, एग्रीमेंट ब्रेक किया जा सकता है इजीली। तो ये इंडिया में नहीं है, इंडिया फेडरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के पास अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन बट हैज़ अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, इस वर्ड पे फोकस करना। इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन बट अ फेडरल गवर्नमेंट। थर्ड देखो, द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो फेडरेशन वर्ड है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बोला ही था फेडरेशन वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव लगता है इंडियन वालों को, ठीक है। भाई फेडरेशन
वर्ड ही अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट सही है और हमें बताना है इनकरेक्ट। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट, फर्स्ट तो सही है तो इसको हटा दो। सेकेंड देखो, इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। ऐसा है? ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ पे कोई फेडरेशन नहीं है और ना हमारे यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ। अगर एग्रीमेंट होता तो एग्रीमेंट तोड़ने का भी राइट होता है ना, कि भाई एग्रीमेंट हमने किया, हम एग्रीमेंट तोड़ना चाह रहे हैं, तो स्टेट अलग हो जाते हैं इंडिया से। फिर नहीं होता ना, फिर ऐसे डिमांड नहीं करते कि हमें अलग स्टेट चाहिए, वो ऐसा नहीं है इंडिया में, तो ये गलत है। फिर देखो, इन इंडिया द स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, ये बात ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबल इंडिस्ट्रक्टेबल ये गलत है। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल मतलब इनको तोड़ा जा सकता है स्टेट्स को, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टेट्स को कुछ नहीं किया जा सकता इंडिया में, इंडिया के जो स्टेट्स है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। ये यूएसए में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक एग्रीमेंट है, वहाँ के स्टेट्स इनडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिया का फीचर नहीं है ये, यूएसए का फीचर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकेंड और थर्ड। देखो ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज़रूरी है, वरना आप इनको कन्फ्यूज़ हो जाओगे करते टाइम। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, वरना आप इसमें कन्फ्यूज ही रहोगे। पहले मैं भी होती थी, पर जैसे जैसे आप इसको रिपीट करोगे ना, आपकी एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। जैसे मतलब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आप सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स अ पर्सन्स राइट टू रिमेन साइलेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। ठीक है, किसी पर्सन के पास अब साइलेंट रहने का राइट किसके अंदर है, आर्टिकल 20 में। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती है। ऊपर हम करके आए थे ना, फंडामेंटल राइट किया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद में 9th देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पुट्स लिमिटेशंस ऑन द स्टेट्स अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफकोर्स ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेशन देती है तभी तो स्टेट्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते, वरना स्टेट कब का समोसों पे रोक लगा देता, फिर हम नहीं खा पाते, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद में सेकंड क्या है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स इन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बता रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, लेजिस्लेचर को, ठीक है, जो भी उन्होंने एक्ट्स और पॉलिसीज बनाई है उसके लिए। एक सेकेंड, ये बात ठीक है ना, बिल्कुल आर्टिकल 75 में मेंशन है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और वही एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस पॉइंट में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग ये हमेशा से कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में भी किससे, लोकसभा से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में स्पेसिफिक कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। ये याद रखना, आगे के पॉइंट्स में पूछेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, द शेडो कैबिनेट इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन कैबिनेट सिस्टम। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि शेडो कैबिनेट नहीं है फीचर। शेडो कैबिनेट वही जो अपोजिशन बनाता है, और ये कहाँ चलता है, ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं है। इंडिया में किचन कैबिनेट है, शेडो कैबिनेट नहीं है, क्योंकि इंडिया में हाउस वाइफ की ज़्यादा चलती है, मतलब वाइफ की फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए आंसर हो गया इसका। 10th देखो, विच प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इन इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें से कौन से वाला है। देखो, मेंबर्स एंजॉय डुअल मेंबरशिप बाय बीइंग मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये बात ठीक है, दोनों के मेंबर्स हो सकते हैं ना, मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी होते हैं। सेकेंड देखो, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट। नहीं नहीं, ये नहीं है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का हेड है पीएम मोदी जी, और स्टेट के हेड हैं द्रौपदी जी, यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सरकार कौन चला रहा है, मोदी जी पीएम, स्टेट कौन चला रहा है, प्रेसिडेंट यानी द्रौपदी जी। तो सेकंड गलत हो गया हमारा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। उसके बाद में देखो, थर्ड देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यार ये देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाया इन्होंने। फर्स्ट वाले में इन्होंने क्या लिखा कि डुअल मेंबरशिप चलती है, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो उनमें अगर वो इसका मेंबर है तो इसका मेंबर भी है, और यहाँ कह रहा है ये कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में। अगर भाई कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होती है हमारे यहाँ पे, तो डुअल मेंबरशिप थोड़ी होती है, हम अलग अलग काम करते हैं हमारा, है ना। तो ये वाला या तो देखो ये गलत होगा या ये गलत होगा, तो ऑफकोर्स यही गलत है, क्योंकि ऊपर वाला तो हम देख के आए कि हमारे डुअल मेंबरशिप है, तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो थर्ड भी गया, हमारा आंसर हो गया 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 देखो,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ और जो इनकरेक्ट है ना मैं वही बताना है कि इनमें से जो है इनकरेक्ट कौन कौन सा है। अब देखो, बोथ हैव रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं बोथ में नहीं है। ब्रिटेन में कौन सा है, मोनार्की, वहाँ पे राजा रूल करता है। और इंडिया में कौन सा है, रिपब्लिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्टेड हेड है। तो ये डिफरेंस है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट गलत है तो ये हटा दो, ये हटा दो, गलत ही बताना है ना हमें। अब इन दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है। अब देखो, बोथ एंजॉय डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, ये मैंने आपको बताया था। इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री पर पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन। ब्रिटेन का पार्लियामेंट सॉवरेन है, इंडिया का पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट समोसे बैन कर सकता है, इंडिया का पार्लियामेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखो, द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर इज फाउंड ओनली इन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बात ठीक है। देखो, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वही मैं आपको बताया था कि कोई एक्ट पास होता है ना ब्रिटेन में, तो वहाँ सारे मिनिस्टर्स अपना साइन करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन्होंने लीगल पेपर पे साइन कर दिया कि एक्ट हमने बनाया और इस पर हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ब्रिटेन में होता है, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो गया यहाँ पे। सेकेंड देखो, किचन कैबिनेट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक सेकेंड रुकना। अब देखो, हम यहाँ पढ़ रहे थे किचन कैबिनेट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना ये कि इंडिया में किचन कैबिनेट है, पर इंडिया में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये होना चाहिए ना कि किचन कैबिनेट इंडिया में है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये पॉइंट सही करोगे आप। पर ऐसा नहीं है, देखो ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है किचन कैबिनेट वाला, ठीक है। और ऐसा हम आजकल कहते भी नहीं कि किचन कैबिनेट है। ये हम इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इस चीज़ का इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि वो क्या करते थे ना कि जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था उनसे एडवाइस नहीं लेकर उनके कुछ पर्सनल ट्रस्टी मिनिस्टर्स होते थे और कुछ ट्रस्टवर्दी लोग होते थे, सिर्फ उनसे एडवाइस लेते थे वो। तो वो जिन लोगों से एडवाइस लेते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ना लेकर, तो उसको किचन कैबिनेट कहा जाता था कि इंदिरा गांधी जी का किचन कैबिनेट है। तो एक इनफॉर्मल टर्म है, ऐसे मजाक मजाक में यूज़ कर देते हैं ना हम लोग, तो वो टर्म यूज़ की गई थी। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी फीचर नहीं है, ठीक है। वैसे ये फीचर किसका है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे यूएसए में होता है ये किचन कैबिनेट, ठीक है, वहाँ पे ऐसे जैसे अपने ऑफिशियल टर्म्स में कहते हैं ना उस हिसाब से ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है किचन कैबिनेट, यानी यूएसए में। इंडिया में इसका ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये बस ऐसे टर्म अनऑफिशियली यूज़ करते थे हम लोग इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कि भाई उनके वहाँ पे किचन कैबिनेट चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया हमारा, हमें करेक्ट बताना है ना, तो फर्स्ट गलत है तो इसको हटाओ। सेकेंड देखो, फ्यूजन ऑफ पावर इज़ अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं प्रेसिडेंट, देखो इसको आप ऐसा करना, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसको ऐसे कंपेयर करना। फ्यूजन ऑफ पावर जो है वो फीचर है इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनकी पावर जो है वो फ्यूजन होती है, आपस में मिलके काम करते हैं। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर चलता है, ठीक है। प्रेसिडेंट में क्या चलता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, और पार्लियामेंट में फ्यूजन ऑफ पावर, ठीक है। थर्ड देखो, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस इज अ फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लोअर हाउस का डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा का डिसॉल्व करना, ये तो हमारे यहाँ का फीचर है ना, पार्लियामेंट में ऐसा होता है, हम यहाँ पे लोअर हाउस को डिसॉल्व करते हैं, तो प्रेसिडेंट में नहीं, प्रेसिडेंशियल वाले में ये फीचर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थर्ड भी गया, हमारा आंसर हो गया नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगेन ध्यान देना, डीमेरिट्स पूछा है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होगा, आप उसको टिक नहीं कर सकते हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर ही क्यों ना हो, पर अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नहीं टिक करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये वर्ड आपका पूरा आंसर बदल सकता है, ठीक है। अब देखो, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट चलता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो कह दिया उनके हिसाब से काम हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। गवर्नमेंट बाय द अमेचर्स, ये वाला नेगेटिव है, हमने उस पॉइंट में देखा था, अमेचर्स यानी जो प्रोफेशनल्स लोग नहीं होते उनके हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, तो ये पॉइंट ठीक है। डीमेरिट ही है, नेगेटिव बता रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, अगेन गलत है ना, ये फ्यूजन ऑफ पावर है हमारे यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर तो फीचर ही नहीं है, बिल्कुल फ्यूजन ऑफ पावर है।
ठीक है, तो थर्ड गया। फोर्थ देखो अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये ठीक है, कभी भी सरकार गिरा दो, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तो ये बात ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। हमने अकाउंटेबिलिटी को चूज़ किया स्टेबिलिटी के ऊपर, तो ये हो गया हमारा 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से यूनिटरी फीचर कौन सा है, इनमें से यूनिटरी फीचर बताना है। अब देखना, ध्यान देना, एक तो है ऑल इंडिया सर्विसेज, ये बात ठीक है, सेंटर अपॉइंट एग्जाम करवाता है, सेंटर इंटरव्यू लेता है, सेंटर ही पोस्टिंग करता है, तो ये सब सेंटर के हाथ में, तो ये यूनिटरी फीचर है। ठीक है, पोस्ट कहाँ कर रहा है, स्टेट में, पर सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कौन करता है, सेंटर, तो पावर किसके पास, सेंटर के पास, तो यूनिटरी फीचर हो गया ये। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इंटीग्रेटेड, ये देखो एक मैं चीज़ बताती हूँ आपको, एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ समथिंग और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ ये इलेक्शन कमीशन, ठीक है, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्शन। अब इसको आप देखो कैसे याद करना, मैं इसको जिस ट्रिक से मैं याद करती हूँ ना, मैं उस ट्रिक से आपको याद करवाती हूँ। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, ये हो गया इंडिपेंडेंस, ये हो गया इंटीग्रेशन। जहाँ पे इंटीग्रेशन आ रहा है वो क्या हो गया, टी आ गया, यानी यूनिटरी फीचर, क्योंकि यूनिटरी में टी आता है ना, और इंडिपेंडेंस आ गया यानी डी, यानी फेडरल फीचर। इसको ऐसे याद करना, टी और डी से, ये ट्रिक है, मैं भूल जाती हूँ ना, तो ऐसे याद करते हैं इसको। अब देखो सेकंड क्या है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इंटीग्रेटेड टी और यूनिटरी फीचर में टी, यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखो, फर्स्ट सेकंड ठीक है हमारा, और ये फर्स्ट सेकंड तो सब में मेंशन ही है। थर्ड देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनिटरी फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी वाला। अब पूछोगे फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो यूनिटरी फीचर कैसे हुआ, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ सेंटर के पास है, तो ये अगेन यूनिटरी फीचर हो गया। 1, 2, 3 तीनों ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। फोर्थ देखो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो देखो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है यानी सेंटर भी नहीं है ना, स्टेट है, तो किसी को पावर नहीं है, यानी कौन सा फीचर हो गया, फेडरल फीचर, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बता दिया, सेंटर को नहीं बताया, तो हमारा फोर्थ गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन। अब देखो हमें इनमें से बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इंडियन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ऐसे कह रहा है कि इंडिया का जो फेडरेशन है, पहली बात तो हम फेडरेशन है ही नहीं, दूसरी बात अगर हम फेडरेशन है भी तो हमारे यहाँ पे क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स का हम चाहे नाम चेंज करें, उनकी चाहे जगह चेंज करें, उनको चाहे हटाई दें, मर्ज कर दें, हम कुछ भी करें, हमारा स्टेट हमारी मर्जी। ठीक है, तो हम स्टेट को डिस्ट्रक्टेबल बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये ठीक है, मतलब गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ये हटाएंगे ना इन, तब ये सही होगा। ये यूएसए की डेफिनेशन दे दी इन्होंने, यूएसए में ऐसा होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। सेकंड देखो, अमेरिकन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ये गलत है। इन्होंने बस जो वही जो हर बार करते हैं ये लोग, इन्होंने वही किया है, ये वाली है वो यहाँ करना था, और ये वाला जो है वो वहाँ करना था। ठीक है, इंडियन फेडरेशन नीचे आएगा, अमेरिकन फेडरेशन ऊपर जाएगा, तो दोनों इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट भी बताना था, तो 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे हम जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। देखो ये जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, लोअर हाउस को प्राइम मिनिस्टर कहेगा ना तब डिसॉल्व करेगा प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे नहीं करेगा। देखो यहाँ उन्होंने ट्रिक खेली है, ये चीज़ आप याद रखना कि उन्होंने कहाँ क्या चीज़ उठा के चेंज किया है, क्योंकि कन्फ्यूज़ उन्हीं चीज़ों में करता है जिन चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ठीक है, तो ये गलत है। देखो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख के भी आप टिक कर देते, पर आंसर क्या आएगा, पीएम। सेकेंड देखो, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है ना, गवर्नमेंट कौन देख रहे हैं, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट प्रेसिडेंट द्रौपदी जी, तो सेकेंड गलत हो गया। थर्ड देखो, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये बात बिल्कुल एकदम सही है, और ये ना अमेंडमेंट कर दिया था इन्होंने
बाद में 40 सेकेंड से किया था शायद ये, कि जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो बाइंडिंग है उसको मानना। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या था शायद उन्होंने, कि जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें कोई फालतू बहसबाजी नहीं करनी है, और वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे बात मानना, ठीक है। और फिर बाद में 44 से ऐसे कर दिया था कि भाई दोबारा कह सकता है प्रेसिडेंट कि प्लीज़ आप थोड़ा सोचो, अपनी एडवाइस पे थोड़ा काम करो, और फिर भी सेम एडवाइस देते तो फिर तो पक्का मानना ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे उनकी बात मानना। फोर्थ देखो, इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी लूजेज इट्स मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान देना, ये बात ठीक है कि भाई अगर जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अगर वो मेजोरिटी लूज़ कर देती है लोअर हाउस में, ठीक है, वो मेजोरिटी नहीं रहती है, उनकी सरकार गिर जाती है, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। जैसे अगर मोदी जी की सरकार उन्होंने गिरा दी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, ठीक है, तो आप कह दो कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं नेक्स्ट। ऐसा नहीं होता है। अगर इनकी मेजोरिटी गिरी है तो इनको भी अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, हमने मान लिया हमारी मेजोरिटी नहीं है, पर तुम्हारी मेजोरिटी तो साबित करो पहले। तो ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, ये सिस्टम नहीं होता है, ऑटोमेटिकली नहीं बनाया जाता है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको भी अपनी जो मेजोरिटी है उसको प्रूव करना पड़ेगा हाउस में, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में? तो उसमें हमारा आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो डेमोक्रेटिक नेचर है उसके हिसाब से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हमें देखो इसमें से पहले तीनों ठीक नहीं है, यानी कोई दो या एक ही ठीक होगा। अब देखो, इंडिया हैज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये कह रहा है कि इंडिया के पास पहली बात तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई रेफरेंडम हो गया, जैसे कोई लॉ वगैरह ला रहे हैं ना हम लोग, तो उस पर डायरेक्ट, जैसे कोई गवर्नमेंट लॉ ला रही है, लॉ बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, तो उस पर हम लोग डायरेक्ट एडवाइस दे रहे हैं। हम ऐसे बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत करो मोदी जी, आप थोड़ा चेंज कर लो, या हम लोग साइन करके सब भेज रहे हैं, हमने हमारे 140 करोड़ भारतवासियों ने साइन कर दिया कि हाँ ये लॉ ले आओ, अच्छा हमको पसंद आ गया। नहीं, ऐसा इंडिया में नहीं होता है। ये जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ ऐसा होता है कि रेफरेंडम वगैरह करवाए जाते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट मतलब आपको सुनने में इनडायरेक्ट नेगेटिव वर्ड लगेगा, पर इनडायरेक्ट यानी हम यहाँ से लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में। ठीक है, इंडिया हैज़ एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा फर्स्ट वाला। फर्स्ट गलत हुआ, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। सेकेंड देखो, द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंडम ओवर एनी लेजिस्लेशन। यही रेफरेंडम नहीं, कोई भी ये हमारा नेचर ही नहीं है। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पहली बात तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लॉ बनाते हैं। रेफरेंडम यानी लोगों से पूछते हैं हम लोग आके कि भाई आपको ये कैसा लग रहा है, लॉ हम बनाए नहीं बनाए, ये वो। तो नहीं, ये इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है। कोई भी लेजिस्लेशन में हम नहीं करते। हाँ, इक्के दुक्के में हमने कर लिया तो कर लिया, वरना सारे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, रेफरेंडम का कि भाई हमें करना है या कोई लॉ बनाना है, क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, कौन सी बात है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रेफरेंडम का, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, हम जो इसको इलेक्ट करेंगे वो अपने आप पॉलिसी देख लेगा, नो रेफरेंडम्स। तो सेकंड गया, थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर भी देखते हैं, द वर्ड डेमोक्रेसी इन द प्रियम्बल इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रियम्बल हम करके आए, उसके एमसीक्यूज भी कहते हैं, उसमें था ये पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 18th देखते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स रूल, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 3 months फ्रॉम इट्स प्रोक्लेमेशन। यानी कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लाना है तो उसको दोनों हाउस अप्रूव करेंगे, प्रेसिडेंट रूल को दोनों हाउस अप्रूव करेंगे पार्लियामेंट के विद इन 3 months, नहीं 2 months। ठीक है, ये 3 months नहीं है, ये 2 months है, 2 महीने में उनको अप्रूव करना पड़ेगा एमरजेंसी को। ठीक है, तो फर्स्ट गलत हो गया, गलत ही बताना है ना हमें, तो इसको हटा दो। सेकेंड देखो, अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग ए प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एन अफेक्टिव मेजोरिटी इन आइदर हाउस, नहीं इन बोथ द हाउस, दोनों हाउस में अफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, इन बोथ द हाउसेज बाय अफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, एक सेकेंड,
प्रेसिडेंट रूल की बात की ना यहाँ पे, इमरजेंसी की नहीं की है। एक सेकेंड को, इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। स्टेट की क्लास लगाने ना तो ये सिंपल से कर देते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर देते हैं, स्टेट का साइज चेंज कर देते हैं, स्टेट को मर्ज कर देंगे, स्टेट को अलग कर देंगे, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, सारा काम ये सिंपल मेजोरिटी से कर देंगे। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो कि सेंटर के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट के साथ जो मर्जी करें सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक मान लो या कैसे मान लो, आप इसको याद कर लेना कि प्रेसिडेंट रूल सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, वो इमरजेंसी में होता है इफेक्टिव मेजोरिटी वाला। ठीक है, तो सेकंड भी गलत हो गया, अब इसको हटा दो। थर्ड देखते हैं, इनिशियली वैलिड फॉर 6 months द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। पहली बात तो आपने 5 years का कभी प्रोविजन पढ़ा ही नहीं होगा कि कोई इमरजेंसी 5 सालों तक रह रही है क्या। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी गलत कर सकते हो, ये 5 years पढ़ के कि अपने मन से बनाया गया है, ऐसा जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, दूसरे बाद में इसको मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड करते रहो 6 महीने। इनिशियली तो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है, बाद में उसको बढ़ाने के लिए मैक्सिमम 3 साल तक आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कितने साल, 3 साल, 6 महीने में अप्रूव कर दिया जाता है, मतलब वैलिड होता है 6 महीने तक, और एक्सटेंड कर सकते हो इसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो सारे ही गलत है। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो चलो देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट। कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरफ है, मतलब स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, ये बात है। दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलता है हमारे यहाँ पे, स्टेट और सेंटर दोनों में। उसके बाद में देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, मिनिस्टर्स ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो जो एक्शंस लिए उनके बेसिस पे। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ऐसा नेचर नहीं है यहाँ पे जो फ्यूजन है पावर्स का, तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल है पर ऐसे नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, रुको। देखो आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर या लोकसभा, क्या बोल रही हूँ मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, सॉरी, एक सेकेंड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लोकसभा को। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब वो चाहे जो भी एक्ट बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर ही है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे मोशंस में आता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग उनसे, तो ये है रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 हो गया, एक सेकेंड, 20 करना ना, 19 हो गया। 20 देखो, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द फेडरल सिस्टम पावर्स आर डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि रीजनल गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। ये फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डिवाइड कर देता है स्टेट और सेंटर की पावर को। और यूनिटरी फीचर में क्या होता है कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनको पावर कहाँ से मिलती है, नेशनल गवर्नमेंट, यानी जो सेंटर बता देगा ना तुम्हारी ये पावर है, तुम तुम्हारा देख लो। तो ये यूनिटरी फीचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ईजी स्टेटमेंट है। सेकेंड देखो, ब्रिटेन एंड चाइना हैव अ यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम एंड यूएसए एंड रशिया हैव अ फेडरल सिस्टम। ठीक है, ब्रिटेन और चाइना में यूनिटरी फीचर है और यूएसए और रशिया में फेडरल सिस्टम है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 21, जो द फॉलोइंग आर मैंडेटरी फीचर्स ऑफ द यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम के बताना है, करेक्ट बताना है। यूनिटरी यानी सेंटर के पास पावर हो। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर की पावर लिमिटेड हो जाती है। सेकेंड इसको हटा दूँ, यूनिटरी सिस्टम में सेंटर के पास पावर लिमिटेड हो जाती है, तो ये गलत हो गया। नो डिवीजन ऑफ पावर, ये एक यूनिटरी फीचर है। और मैंडेट, देखो ये वर्ड अगेन आपका आंसर चेंज कर सकता है, मैंडेटरी यानी कुछ हो ना हो पर ये पॉइंट ज़रूर होगा यूनिटरी गवर्नमेंट में, ये बात ज़रूर होनी चाहिए, यानी कोई डिवीजन नहीं हो पावर में, सारी पावर सेंटर के पास हो, कोई पावर डिवाइड नहीं हो, तभी तो वो यूनिटरी फीचर होगा ना। कि मैंडेटरी फीचर क्या है, यही कि पावर डिवाइड ना की गई हो, सारी पावर किसी एक के हाथ में हो, वही यूनिटरी फीचर कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड,
देखो थर्ड क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बता दिया ना सेंटर से, और फिर पावर क्या होगी, डिवाइड होगी। ये तो मैंडेटरी फीचर नहीं है, और इनफैक्ट ये फीचर ही नहीं है, तो इसमें भी पावर लिमिटेड हो रही है, ये भी गलत है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल का फीचर नहीं है, यानी यूनिटरी फीचर बताना है कि इनमें से कौन सा है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अगेन ये फेडरल फीचर है, क्योंकि देखो बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव आ गया ना उसमें। उसके बाद में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन ये फेडरल फीचर है। फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर कहाँ हो गया। देखो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट कौन करता है, सेंटर। तो पावर किसके पास चलेगी, सेंटर के पास। तो ये कौन सा फीचर हो गया, यूनिटरी फीचर हो गया, नहीं हुआ ना। तो ये आंसर करेक्ट है, ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम ऊपर भी करके आए ये, देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी डी आ गया, और फेडरल में डी आ रहा है, ट्रिक से बताया था मैंने आपको। तो ये तो फेडरल फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में पावर डिवाइड हो रही है। अगेन पावर का डिवीजन हो गया, तो यूनिटरी नहीं हुआ ये, तो ये गलत हो गया। ये सब फेडरल फीचर्स है, सिर्फ एक ये यूनिटरी फीचर है। जहाँ पावर डिवाइड हो जाएगी ना, वहाँ फेडरल फीचर हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रखो, अगर आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो या बेटी हो, ठीक है, आप एक ही हो, एक ही यूनिट है, यानी आप यूनिटरी हो, आप एकता से रह रहे हो, सारी प्रॉपर्टी सब आपका ही है, किसी और का नहीं है। यहीं अगर आप 2 भाई बहन हो या सिर्फ 2 भाई भाई हो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो जाएगी। इसको जो जहाँ पावर डिवाइड होगी वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, और जहाँ आप इकलौते हो वहाँ यूनिटरी फीचर हो गया। अरे बात समझ में, इसको ऐसे याद रखना। 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ फॉर द अडॉप्शन ऑफ फेडरल सिस्टम बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे पास यूनिटरी फीचर भी था, तो हमने फेडरल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, हमें ये बताना है। देखो क्या ऑप्शन है इसमें, लार्जेस्ट साइज ऑफ द कंट्री, ये बात ठीक है, साइज़ बड़ा है कंट्री का। यूनिटरी फीचर यानी सारी पावर सेंटर के हाथ में दे देते, तो इतने सारे स्टेट्स थे अलग अलग, जैसे राजस्थान, कश्मीर, तमिलनाडु, असम, सबका अलग अलग ट्रेडिशन है, सबके अलग अलग रिचुअल्स है, और सबका अलग अलग कल्चर है। सारी पावर सेंटर को दे देते तो सेंटर अच्छे से समझ नहीं पाता। 140 करोड़ लोग रहते हैं हम लोग, इतना बड़ा साइज़ है, ठीक है। तो साइज़ मतलब पॉपुलेशन का साइज़ है, वैसे भी 7th लार्जेस्ट कंट्री हम लोग, तो साइज़ इतना बड़ा है हमारा, तो हमें फेडरल सिस्टम ज़्यादा बेटर है कि सबकी बातें सुनी जाए। तो फर्स्ट ठीक है। सेकंड देखो, वास्ट सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स ही बात है कि सबका कल्चर अलग है, डाइवर्सिटी अलग है, सबकी रीजनल गवर्नमेंट बना दो, यानी सबके स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट बना दो ताकि वो अपना देख ले। तो सेकंड भी पॉइंट ठीक है। थर्ड है हाई इलिटरेसी रेट, ये वजह हो सकती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की, क्योंकि भाई उस टाइम वही इलेक्शन चल रहा था, तो सबको वही फॉर्म समझ आया था, तो इसलिए हम प्रेसिडेंट वाली फॉर्म नहीं लाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं लाए, ठीक है। ये लिटरेसी वजह हो सकती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं लाने की, पर ये फेडरल सिस्टम नहीं लाने की वजह होगी, ये गलत पॉइंट है, ठीक है। फेडरेशन का और ये अनपढ़ होने का क्या लेना देना, मतलब तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए हम फेडरल लेकर आए, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है, ठीक है। 24 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज अ कैबिनेट सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट सिस्टम किसने बोला था, इन्होंने बोला था एडवर्ड जेनिंग्स। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, फैक्ट है, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है, पर ये इसका आंसर यही है, एडवर्ड जेनिंग्स, ठीक है, इन्होंने बोला था ये। अब हम सबका नहीं पढ़ेंगे ना कि भाई ये बात किसने बोली थी या ये किसने कहा था, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी नहीं है, ठीक है, इतना स्पेसिफिक कि ये बात किसने कही थी। फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए आप इसको देख लेना एक बारी। 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स बताना है हमें इनमें से, कि इनमें से कौन सा फीचर है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखो, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ये है हमारे यहाँ पे, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है, मेजोरिटी पार्टी रूल, ये भी ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले वही पार्टी वही गवर्नमेंट चलाएगा। उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये बात भी ठीक है, हम लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये ठीक है, मोदी जी लीडर है हमारे यहाँ पे, तो सारी सही है। उसके बाद में 26 देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। आर्टिकल 75 में मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हम इतने बार रट चुके हैं ना, हमें पता है, जो मैं आता है ना उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, जिसमें थोड़ा समझाने वाला होगा मैं बता दूंगी आपको। विच ऑफ द अबव आर मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो फिर से ये वर्ड आपका ऑप्शन चेंज आंसर चेंज कर सकता है, मेरिट्स बताना है, इनमें से सिर्फ अच्छी बातें बताओ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है, सिर्फ अच्छी बातें बतानी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, हारमोनियस रिलेशनशिप एंड कॉपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये ठीक है,
हार्मोनियस रिलेशनशिप चलता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, पॉजिटिव पॉइंट है ये, ठीक है। फ्यूजन ऑफ पावर है तो हार्मोनी चल रहा है दोनों में। चेक्स द डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव, सही बात है, इतने सारे हम लोग मोशंस ला रहे हैं, क्वेश्चन आर ला रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इनसे कि भाई एग्जीक्यूटिव से, तो ये बात ठीक है। और आर्टिकल 75 ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। तो अगर कोई डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज उनके मन में आ रही है, एग्जीक्यूटिव के मन में, कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उस पर चेक बना रहता है, किसका, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। चेक ऑन बैलेंस तो है ही यार अपना फीचर, मेरिट है वो तो, पॉजिटिव है। थर्ड देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस इन द गवर्नमेंट, ये बात भी ठीक है, सारे सेक्शन का है। इनफैक्ट SC/ST के लिए तो हमने सीट्स भी रिजर्व किया है, थोड़ा टाइम पहले एंग्लो इंडियंस के लिए भी सीट्स रिजर्व थी, तो सारे सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो थर्ड भी ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यही आंसर है। फोर्थ देखो, कंटिन्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ये गलत है। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा है हमने कि पार्लियामेंट्री फॉर्म का ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंटिन्यूटी हो ही नहीं पाती हमारे यहाँ पे। एक गवर्नमेंट आ रही है, चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज कर रही है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, पॉलिसी चेंज कर रही है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है सरकार के अकॉर्डिंग, तो ये गलत है, ये होता ही नहीं है, ठीक है। डीमेरिट छोड़ो, ये है ही नहीं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डिवाइसेज आर यूज बाय द पार्लियामेंट्री टू कंट्रोल द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अपन इतना पढ़ के आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, पर कैसे, तो ये उसका जवाब है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कैसे कंट्रोल में रखेगा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को। अब देखो ध्यान से देखना इसको, कि इनको हम ध्यान से सब सारे पॉइंट्स को देखेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं भी, कोई उसमें है इंपॉर्टेंट मैटर्स, उस हिसाब से डिस्कशन चलता है, ये तो है ही कंट्रोल में। क्वेश्चन आर कंट्रोल है, डिस्कशन कंट्रोल है, एडजॉर्नमेंट मोशन कंट्रोल है। एडजॉर्नमेंट मोशन तब लाते हैं ना जब जैसे सरकार में उसको मेजोरिटी प्रूव करना होता है ना, उस हिसाब से ये उसी के जैसा होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जैसा ही होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशन होते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है कि देखो एडजॉर्नमेंट मोशन तब लाते हैं जब पार्लियामेंट को कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट मैटर पे अपना ध्यान खींचना होता है ना, तब। तो ये भी एक कंट्रोल है एडजॉर्नमेंट मोशन का भी। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो है ही कि एग्जीक्यूटिव अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो, साफ ही है ये तो, चारों पॉइंट सही है, यानी यही करेक्ट आंसर होगा। गिलेटाइन क्या होता है, ये तो उस टाइम आता है ना जब पॉलिसीज वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, एक टाइप का, जैसे मिनिस्टर्स के फेवर में है ये, फेवर ऑफ मिनिस्टर्स अगेंस्ट पार्लियामेंट। बताती हूँ क्यों। देखो जब बहुत सारी पॉलिसीज़ है, कुछ पॉलिसीज या कुछ बिल पास ऑन करना है, तो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मान लो कुछ चीज़ें डिस्कस ही नहीं की गई, उन सारी चीज़ों को जो अनडिस्कस है उनको साथ में लाओ, उन पे वोट डालो और पास कर दो। तो इसमें है ना, ये इसी के फेवर में ही है, मिनिस्टर्स के फेवर में, जो डिस्कस ही नहीं की उसको साथ में लाओ, वोट करो, पास कर दो। गिलेटाइन मतलब वो नहीं होता, आपने वो देखा है ऐसे करके, एक वो यहाँ पे गर्दन रखते थे लोगों की और काट देते थे, इसको कहते थे गिलेटाइन, सर धड़ से अलग कर देना, ऐसा कुछ। तो ये ऐसे ही होता है कि अनडिस्कस लॉ को साथ में लाओ और उनको पास ऑन कर दो, मतलब डिस्कस भी मत करो। तो ये वाला ये तो एग्जीक्यूटिव के फेवर में होता है, जो लॉ बना एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उनके फेवर में है ये, मिनिस्टर्स के फेवर में है ये, ठीक है। तो फिफ्थ वाला नहीं होगा, बाकी चार होंगे, 1 2 3 एंड 4। 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज अपॉइंटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगेन ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या बताया था, ड्यूटी, सोना हमारी ड्यूटी है, मैंने आपको सिखाया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसी कमेटी के कहने से आई थी, ठीक है। और अगर ये कोई बात चल रही थी ना कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो ये भी इसी कमेटी के अंदर हुई थी, ठीक है, कि भाई बनाई थी इस कमेटी को कि तुम बताओ कि हम चेंज कर देंगे पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 30th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगेन ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं। इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है कि इंडिया के अंदर रिपब्लिकन सिस्टम है और उस वहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इंडिया बट नॉट इन ब्रिटेन। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसे होता है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना है, ठीक है, तो वो मिनिस्टर बन सकता है इंडिया के अंदर, पर उसको बाद में मेंबर ऑफ बनना पड़ेगा, मतलब मिनिस्टर बनाने के बाद उसको मेंबर बनना पड़ता है,
ठीक है, एक बार जैसे नॉमिनेटेड होता है ना उस हिसाब से, तो चाहे वो मेंबर नहीं हो पार्लियामेंट का पर उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये इंडिया में होता है पर ऐसा ब्रिटेन में नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा बोथ 1 और 2। 31 देखते हैं। शेडो कैबिनेट का फीचर है, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शेडो कहाँ चलता है, ब्रिटेन में। ये फॉर्म करती है रूलिंग पार्टी, नहीं अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी क्यों करेगी, रूलिंग पार्टी के पास तो खुद का कैबिनेट होता है ना, तो शेडो कैबिनेट कौन फॉर्म करेगी, ये अपोजिशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। 32 देखते हैं। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड है, कनाडा के ऊपर। अब ब्रिटेन टिक कर दोगे, पर ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। ठीक है, और अमेरिका से तुम्हारा बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, तो कनाडा से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सेंटर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, स्टेट्स के पास कम है। ठीक है, तो हमारा कनाडा के बेस पे है, कनाडा पे बेस्ड है फेडरल सिस्टम। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनमें से हमें बताना है कि फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। देखो 3-3 है, हो सकता है सारे ही ठीक हो। ठीक है, पर ज़्यादा चांसेस क्या है कि 3-3 पॉइंट्स हैं, 3-3 पॉइंट्स ठीक हो सकते हैं। देखो डुअल पॉलिटी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जैसे सेंटर और स्टेट। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग सेंटर, पर स्ट्रॉन्ग सेंटर है पर ये फेडरल फीचर नहीं है ना। सेंटर स्ट्रॉन्ग, देखो जहाँ सेंटर स्ट्रॉन्ग हो गया ना, यानी वो यूनिटरी फीचर हो जाएगा। और जहाँ पे सेंटर और स्टेट थोड़ी इक्वल लाइन पे है, या स्टेट को भी पावर मिल रही है, तो वो फेडरल फीचर होगा। अब सेंटर स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो यूनिटरी फीचर हो गया, फेडरल नहीं हुआ। तो सेकंड हटा दो, पहले तो सेकंड हटाते हैं, यहाँ जाके हम ये हटा दो, ये हटा दो। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। बाइकैमरलिज्म है, 2 हाउस चल रहे हैं, स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो थर्ड है इसका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डी आ गया। अगर यहाँ पे होता कि ये एक तो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो इंटीग्रेटेड यूनिटरी फीचर होता है पर इंडिपेंडेंट फेडरल फीचर होता है, तो ये फेडरल फीचर है। तो ये फोर्थ भी ठीक है, 1, 3, 4 सही है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अगेन सेंटर ही एग्जाम कराता है, सेंटर इंटरव्यू ले रहे हैं, सेंटर ही रिक्रूट कर रहा है उनको, तो सारी पावर किसके पास है, सेंटर के पास। तो ये कौन सा फीचर हो गया, एक सेकेंड, यूनिटरी फीचर हो गया। तो ये 5th गया, फर्स्ट 3 एंड 4th इज द करेक्ट आंसर। 34 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है, यानी फेडरल फीचर बताना है। अब देखो, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। देखो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना ये राज्यसभा में, तो वो इक्वल नहीं होता है, पॉपुलेशन के बिहाफ पे होता है। तो अगेन सेंटर के पास पावर चलेगी ना, कि सेंटर डिसाइड कर रहा है कि भाई रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं कर रहे हम लोग, ऐसे वैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया होगा, पर उस हिसाब से देखो आप, सेंटर के पास पावर जा रही है, तो ये तो यूनिटरी फीचर हो गया। उसके बाद में इमरजेंसी, अगेन यूनिटरी फीचर हो गया। इमरजेंसी में तो सारी पावर स्टेट खुद ही ले लेता है, ऐसे ऐसे कर देता है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये भी ठीक है। थर्ड देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही यूनिटरी फीचर नहीं है, यही आंसर है इसका। एक सेकेंड, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बता दिया ना हमने सेंटर से, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया वो यूनिटरी फीचर कैसे हुआ, तो ये ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर तो अपने आप में यूनिटरी फीचर ही है, ये हो गया हमारा आंसर सी। 35 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल यूनिटेरिज्म इन इंडियन सिस्टम। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल यूनिटी के बारे में बताना है हमें। ठीक है, कि भाई सारी पावर सेंटर के पास है फाइनेंस के मामले में, इसके फीचर्स बताओ कि फाइनेंस यानी पैसों के मामले में सारी पावर सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास कम है, इस बारे में हमें बताओ कि इनमें से कौन सा फीचर है। देखो, डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स अपॉन सेंट्रल ग्रांट्स, ये बात ठीक है, जो टैक्स आ रहा है उसमें से सेंट्रल ग्रांट्स देती है ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, स्टेट डिपेंडेंट है सेंटर के ग्रांट्स पे। और नेक्स्ट क्या है कि जो नीति आयोग है कंट्रोल करती है डेवलपमेंट प्रोसेस इन द स्टेट, ये बात भी कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है, ये काम कर रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ना स्टेट्स पे, तो उस पर नीति आयोग थोड़ा कंट्रोल रखता है। तो ये दोनों यूनिटरी फीचर है फाइनेंस के मामले में, तो 1, 2 दोनों ठीक है। 36 देखते हैं, एक सेकेंड, अब तो होने वाला ही है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगेन डिफरेंस बताना ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का। द इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इंडियन सिस्टम किस पे बेस्ड है, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट किसका फीचर है, ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन का फीचर है, इंडिया का नहीं है, इंडिया का पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखो, द इंडियन सिस्टम हैज़ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। इंडियन सिस्टम के पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो ये गलत है, ये ब्रिटेन में है लीगल सिस्टम,
लीगल यानी वो एक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की कहाँ है? ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं है। अभी हम ऊपर क्वेश्चन करके आए यार, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, इन्होंने सेम चीज़ें रिपीट कर दी। थर्ड क्या है? देखो फर्स्ट सेकंड गलत, आंसर आ गया थर्ड। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मे बी यूज्ड एज मे बी अ मेंबर ऑफ एनी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, पीएम जो है, वो लोकसभा से मेंबर होंगे या राज्यसभा से होंगे, वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर्स हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मोदी जी राज्यसभा के मेंबर है, तो वो चाहे तो लोकसभा के मेंबर्स भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया, वो चाहे नहीं, मतलब अगर वो लोकसभा से होते तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते और राज्यसभा से होते तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, ठीक है। 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इम्प्लीकेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कौन से इम्प्लीकेशंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है, हमें वो बताना है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से ये, आर्टिकल 75। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक है। मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। फर्स्ट सेकंड ठीक है, फर्स्ट सेकंड ठीक है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। द मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी ठीक है। मिनिस्टर्स इसके भी मेंबर्स होते हैं और इसके भी मेंबर्स होते हैं, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना अभी, इतने क्वेश्चन कर लिए, ये आंसर तो आपको आना चाहिए, यानी फ्यूजन ऑफ पावर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ दी अबव। 38 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से फेडरल फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखना, हम देखना है इसको। स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, स्टेट आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल, पर स्टेट तो डिस्ट्रक्टेबल है ना, मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, यानी डिस्ट्रक्टेबल है, तो ये यूनिटरी फीचर हो गया। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो कंफ्यूज कर दिया ना इन्होंने, स्टेट आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी स्टेट इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, यानी डिस्ट्रक्टेबल है। स्टेट को हम खराब कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, उनकी पावर कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये पावर किसके पास है? यूनियन के पास, यानी सेंटर के पास, तो ये यूनिटरी फीचर हो गया, तो फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिटरी फीचर है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सब मिलजुल के, मतलब सारी पावर सेंटर के पास, पर पावर लिमिटेड है, पर ये फेडरल फीचर नहीं है। सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ये डबल कॉन्स्टिट्यूशन होता, जैसे कि स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता, तो ये फेडरल सिस्टम होता, ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यूनिटरी फीचर है, एकता का प्रतीक। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल फीचर है। देखो रिजिड क्यों है, देखो अगर ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल यानी अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रही है, तो पावर किसके पास? सेंटर के पास। कौन सा फीचर? यूनिटरी फीचर। तो अल्टीमेटली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? यूनिटरी फीचर। तो अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर हो गया, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा फीचर होगा? फेडरल फीचर। समझ आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूनिटरी फीचर है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा फीचर होगा? फेडरल फीचर। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यूनिटरी फीचर है, ये भी यूनिटरी है, ये भी यूनिटरी है, थर्ड वाला सही है, ये फेडरल फीचर है। 39 देखते हैं, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी नोन एज, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, कैसे अभी बता दो? कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब देखो कुछ चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है, पहला तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या इशू लग रहा है, मतलब आप पॉजिटिव बताओ नहीं बताओ, पर नेगेटिव ज़रूर बताना कि मेरी पढ़ाई में आपको क्या चीज़ें चेंजेस आपको चाहिए, कि मैं क्या चेंजेस लाऊं अपने अंदर, और जो आपको नहीं समझ आ रहा है या स्पीड कम ज़्यादा करनी है वो आप मुझे बता सकते हो। दूसरी चीज़ ये, आप मुझे ये बताओ कि जो भी टॉपिक्स अगर आपको नए पता करने हैं कि आपको इस पर वीडियोस बनानी है, तो मैं फॉर श्योर अगर मैं मतलब पूरी अपने 100% देके ट्राई करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना पाऊँ। जैसे मेरे को किसी ने कहा था कि पावर प्लांट्स पे वीडियोस बनाना, तो मैंने बनाई है, मैंने स्पेशली नोट्स प्रिपेयर किए हैं वहाँ से, विजन IAS से मैंने नोट्स बनाए थे और फिर मैंने वीडियो बनाई भी है। तो अगर आपको कोई टॉपिक पे चाहिए जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी समझाने का, बनाने का, तो वो भी आप मुझे बताओ। तो ये दो चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में लिख के कि आपको क्या चीज़ें चेंजेस चाहिए इसमें। तीसरी चीज़ आप मुझे ये बताना कि आपको PDF चाहिए क्या, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपको ये जो मैंने MCQs वगैरह कराए हैं, इसके आपको PDF चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाती हूँ, मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगी,
ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ ये तीनों चीज़ें अपडेट करना याद से, PDF और जो इश्यूज़ आपको आ रहे हैं वो, और कोई टॉपिक अगर पढ़ाना हो तो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।